नकाब के साथ दफन हुआ कैदी। ये किस्सा है एक ऐसे कैदी का जिसके चेहरे पर से नकाब कभी नहीं उतरा। पूरी 34 साल की कैद के बाद वह अपनी मौत के बाद ही जेल से रिहा हो सका, लेकिन उसकी पहचान उस नकाब से कभी भी रिहा नहीं हुई। कहा जाता है कि इस रहस्यमय कैदी को कब्र में भी नकाब के साथ ही दफन किया गया था। यह किस्सा फ्रांस के इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जो आज तक रहस्य बना हुआ है। दुनिया भर में फ्रांस के इतिहास के इस पहलू पर इतना लिखा और कहा जा चुका है कि यह अपने आप में एक किंवदंती बन चुका है। कई सालों से एक आदमी बास्तील के जेल में लोहे का नकाब पहन कर रह रहा था। इसी हालत में उसकी मौत भी हो गई। 2 बंदूकधारी पहरेदार हमेशा उसकी निगरानी में रहते थे ताकि वह कभी अपना नकाब न निकाल सके। नकाब हटाने पर उसे तुरंत गोली मारने का आदेश था। नकाब लगाए रखने के अलावा उसे किसी और तरह की यातना नहीं दी जाती थी। उसके रहने और खाने का भी अच्छा इंतजाम था और उसी सुविधा के हिसाब से उसे रखा जाता था। फ्रांस के मशहूर सम्राट लुई 14वें के शासनकाल में वह मौत को प्राप्त हुआ। पर यह नकाबपोश कैदी आखिर कौन था, ये शायद फ्रांस के इतिहास के बड़े सवालों में से एक है। इस कैदी को इतने रहस्यमय तरीके से रखा गया था कि राज परिवार के लोग भी इसे नहीं पहचानते थे। प्रख्यात फ्रेंच उपन्यासकार अलेक्जेंडर ड्यूमा ने इस घटना से प्रेरणा लेकर अपना प्रसिद्ध उपन्यास द मैन इन द आयरन मास्क लिखा। इस उपन्यास में उसने यह संभावना जताई कि वह रहस्यपूर्ण कैदी खुद सम्राट लुई होगा, जिसे उसके जुड़वा भाई ने इस सम्मानित कैद में डाल दिया और खुद राजा बन बैठा। पर यह उपन्यासकार की महज कल्पना ही लगती है, क्योंकि लुई का कोई जुड़वा भाई था ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता। वहीं कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये लुई 14वें का पिता था, लेकिन ये व्यक्ति आखिर था कौन, अब तक किसी को सही जानकारी नहीं है। ये नकाबपोश कैदी फ्रांस के इतिहास का एक रहस्य बनकर रह गया। जैक द रिपर। जैक द रिपर एक अज्ञात सीरियल किलर को दिया गया प्रसिद्ध नाम है, जो कि माना जाता है 1888 में लंदन के जिले व्हाइट चैपल के आसपास के गरीब इलाकों में सक्रिय पाया गया था। ये नाम जैक द रिपर एक ऐसी चिट्ठी के जरिए सामने आया जिसमें उसने मीडिया को खत लिखकर कातिल होने का दावा किया था। अपराध से जुड़ी फाइलों में उस समय के पत्रकारिता के विवरणों में इस हत्यारे को व्हाइट चैपल मर्डरर और लंदन एप्रन जैसे नामों से पुकारा जाने लगा। जैक द रिपर का शिकार अक्सर लंदन के ईस्ट एंड की गरीब बस्तियों में रहने वाली वेश्याएं होती थीं, जिनका वो बेरहमी से गला काट देता था। पीड़ितों में कम से कम 3 के आंतरिक अंगों को हटाया गया था। ऐसा लगता था कि जैसे हत्यारे को सर्जरी का ज्ञान था। उसके कत्लों के क्रूर चरित्र को मीडिया द्वारा दी गई प्रमुखता की वजह से जैक द रिपर पर लोग यकीन करने लगे, जिसके चलते शहर में इस कातिल का डर बैठ गया। अखबारों में मिली भारी कवरेज ने खूनी को दुनिया भर में बदनामी तो दी ही, साथ ही उसकी कहानी को भी बढ़ावा दिया। माना जाता है कि जैक द रिपर ने 5 कत्ल किए। मीडिया, पुलिस और प्राइवेट डिटेक्टिव की गहरी छानबीन के बाद भी ये कातिल सामने नहीं आ सका। रिपर की पहचान से जुड़ी 100 से ज्यादा अटकलें हैं और इन हत्याओं ने कई कथाओं को प्रेरित किया है। रिपर की कहानी इसलिए भी लोगों को रोमांचित करती है क्योंकि उसके बारे में रहस्य अब भी बना हुआ है। ये सवाल अब भी जिंदा है कि वो हत्यारा कौन था। डीबी कूपर अमेरिकी अपराध जगत का एक ऐसा किरदार है जिसके बारे में 45 साल तक छानबीन करने के बाद अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने भी हार मान ली। ये केस इतना पेचीदा था कि FBI ने कूपर के केस से जुड़ी फाइल को बाद में बंद कर दिया। घटना 24 नवंबर 1971 की है। पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति पहुंचा। उसने नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस के काउंटर से सिएटल जाने के लिए टिकट लिया। यह व्यक्ति था डैन कूपर। बोइंग 727 में बैठने के बाद कूपर ने सिगरेट जलाई, फिर एक बर्बन और सोडा ऑर्डर किया। घटना के गवाहों ने जो बताया
उसके मुताबिक उस व्यक्ति की उम्र 40 से 50 के बीच रही होगी। बैठने के कुछ समय बाद ही उसने अपने नजदीक की फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शेफनर को अपना ब्रीफ केस खोलकर दिखाया, जिसमें 8 सिलेंडर आपस में तार से जुड़े हुए थे। फिर उसने बॉम्ब से प्लेन को उड़ाने की धमकी दी। इसके बाद कूपर ने यात्रियों की जान की कीमत पर 2 लाख अमेरिकी डॉलर, 4 पैराशूट और सिएटल में विमान के लिए 1 टैंकर तेल की मांग की। फ्लोरेंस ने कूपर की मांग को विमान के कॉकपिट में बैठे कैप्टन तक पहुंचा दिया। पायलट विलियम स्कॉट ने इसकी सूचना सिएटल हवाई अड्डे को दे दी। अधिकारियों के सामने पहली प्राथमिकता यात्रियों की जान बचाने की थी। सिएटल में विमान लैंड करने के बाद उसकी मांग पूरी की गई। तब कूपर ने सभी यात्रियों को उतरने की अनुमति दे दी। FBI ने $20 के 10,000 नोटों का इंतजाम किया। यह रकम भी कूपर को मिल गई। विमान में तेल भरे जाने के बाद कूपर ने क्रू मेंबर को मैक्सिको की तरफ विमान ले जाने को कहा। विमान के उड़ने के बाद उसने सभी को कॉकपिट में भेज दिया। सिएटल और रीनो के बीच वह पैराशूट की मदद से विमान से कूद गया। इसके बाद कूपर कहां गया, इसके बारे में किसी के पास कोई सूचना नहीं है। 1980 में एक बच्चे को $6,000 के पुराने नोटों का एक पैकेट मिला था, जिसमें सभी नोट $20 के थे और उनके नंबर कूपर को दिए गए नोटों से मैच कर रहे थे। इस केस के बारे में इससे ज्यादा जानकारी आज तक कोई नहीं जुटा पाया। इस विमान अपहरण में कोई भी हताहत नहीं हुआ था, लेकिन अमेरिकी इतिहास में यह घटना हमेशा एक रहस्य की तरह मानी जाती है। कूपर का कोई भी सुराग किसी के हाथ नहीं लगा। घटना के 44 साल बाद FBI ने हार मानकर कूपर की फाइल को बंद कर दिया। अज्ञात देश का निवासी। जुलाई 1954 को एक व्यक्ति टोक्यो एयरपोर्ट पर उतरा। हुलिये से ये कोकेशियन यानी गोरी जाति का व्यक्ति था। जब एयरपोर्ट पर मौजूद कर्मियों ने इस व्यक्ति का पासपोर्ट चेक किया तो वो दुविधा में पड़ गए। ये आदमी जिस देश से आया था उस देश का नाम टॉर्ड था, लेकिन ऐसा कोई देश दुनिया के नक्शे में कहीं मौजूद नहीं है। आगे इस व्यक्ति पर जांच की गई और इससे पूछा गया कि उसका देश दुनिया के नक्शे पर कहां मौजूद है। इस आदमी ने दुनिया के नक्शे पर उंगली वहां रखी जहां एंडोरा की रियासत मौजूद है, लेकिन उसे खुद एंडोरा के बारे में नहीं पता था और वो नहीं समझ सका कि उसका देश इस नक्शे में क्यों नहीं है। उसके हिसाब से एंडोरा की जगह वहां उसका देश होना चाहिए था, जिसे वो 1000 साल पुराना बता रहा था। कर्मियों ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से कई यूरोपियन देशों की करेंसी बरामद की। पासपोर्ट देखा गया तो वो एकदम असली था, जिस पर कई दूसरे एयरपोर्ट की मोहर भी लगी थी, जिसमें उसकी पिछली टोक्यो यात्रा के दौरान लगी मोहर भी मौजूद थी। संदेह के हालातों में एयरपोर्ट कर्मियों ने इस आदमी को हिरासत में ले लिया और उसे पास ही के एक होटल में ठहराया गया। इस आदमी के कमरे के बाहर 2 गार्ड्स भी तैनात किए गए ताकि वो कहीं भाग ना सके। पर सबसे हैरानी की बात यह हुई कि वह आदमी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। पुलिस ने बयान दिया कि जिस कमरे में वह ठहरा था वो इतना ऊंचा था कि उसकी खिड़की से कूदना नामुमकिन था और ना ही उसके कमरे में कोई बालकनी थी। बहुत जांच पड़ताल की गई, लेकिन वह आदमी कहीं नहीं मिला। उसके बाद से वो कभी किसी को नहीं दिखा। अज्ञात जगह से आया ये अनजान आदमी एक रहस्य बनकर रह गया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप लोग मिस ना करें। मैं हूं आपका दोस्त विशाल। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।